हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, फिर मैं हाजिर हूं एग्रीकल्चर एमपीपीएटी 2022 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेकर बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन वाले आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, इसमें आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वह भी मिक्स क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी इसमें जो फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन संबंधित और बायोलॉजी दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। कुछ इसमें आपके जनरल एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन हैं आपके बच्चे, और एक्सटेंशन से संबंधित भी हैं बच्चों, और आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित भी है। मतलब मिक्सचर है, तो मतलब बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। और यदि इतना अच्छा टेस्ट है बच्चों, यदि आप 50 क्वेश्चन है टोटल, 50 में से यदि 40 प्रश्नों का सही सही आंसर दे देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेस्ट है। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कम बचा है, अब तो प्रैक्टिस करना ही है पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से समझते भी होंगे, है ना। क्योंकि अब हमने थ्योरी कंप्लीटली पढ़ ली होगी, बहुत सारे छात्र पढ़ भी रहे होंगे, तो साथ साथ में प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके आधार पर अब लगातार मैं कोशिश करूँगा कि महीने भर, जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक मैं आपकी बहुत अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है ना, ये मेरी कोशिश है। और चलो शुरुआत कर लेते हैं, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीपीएटी के बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अब अपने आप को आंक सकते हैं आप कितनी गहराई में हैं, पानी की कितनी गहराई में आप अपने आप को आंकिए। इन प्रश्नों के आंसर आप लोग देखिए कि आपको कितने प्रश्न आप बना पा रहे हैं। 50 में यदि 40 भी आप बनाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेस्ट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा बच्चों कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। इस वीडियो की हम लोग बहुत ही जल्द शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों, ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। प्रदर्शन विधि के जनक हैं। आपको पता है ये एक्सटेंशन का आपका प्रश्न है। प्रदर्शन विधि के कौन जनक है? फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जी हाँ बच्चों, सबसे ए नंबर है जॉन बीबी, याद रखें। सेकंड है डैनियल वेनोर, सी है ए बी ग्राम, और डी है सीमन ए नैप। तो बच्चों, आपको बताना है प्रदर्शन जो मेथड है, जो कि एक्सटेंशन प्रसार विधि का आपका, उसके फादर कौन है। तो ध्यान रखें, उसके फादर हैं आपके सीमन ए नैप। वैसे आपको पता होगा तो आपने सही आंसर दिया होगा। क्या होगा इसका आंसर? सीमन ए नैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न में से कौन सा BAM यानी बैम वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा कवक है? इनमें से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोमस स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज, राइजोक्टोनिया स्पीसीज, या पिथियम स्पीसीज। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं बच्चों। कोई बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जाते हैं, थोड़ा सा लेवल लेकर चलते हैं, तो वही लेवल है बच्चों। निम्न में से कौन सा बैम कवक है? बताइए आप लोग, अंदाजा लगाइए। ग्लोमस, फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया या पिथियम। यदि आपने पढ़ा होगा तो आंसर बिल्कुल सही जाएगा आपका, और आंसर आपका बिल्कुल सही है बच्चों, ग्लोमस स्पीसीज। जी हाँ, आपका बैम जो कवक है वो कौन सा है? ग्लोमस स्पीसीज है। क्या है? ग्लोमस स्पीसीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको तो आप बता ही दोगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तीसरा है, आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार शल्का व्रत का कारक है। मतलब एक रोग होता है स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार, तो वो किसकी वजह से होता है, उसका कॉज क्या है आपको बताना बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कॉज। दो कवक मतलब दोनों कवक हैं, या एक कवक एक जीवाणु है, या एक कवक है, या एक कवक एवं एक विषाणु है। स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार। बच्चों, अगर इसका आंसर आप दे पाते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए आप लोग बच्चों, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर सही होगा एक कवक। जी हाँ, चाहे वो स्तंभ कैंक, अब कैंकर से ये सब कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। कैंकर में हम लोग सोच रहे होंगे क्या? बैक्टीरिया, जीवाणु। इसको सही करने की कोशिश करें, जबकि ये गलत है। एक कवक के ही द्वारा आपके दोनों ही रोग होते हैं, चाहे वो स्तंभ कैंकर हो या काली पंडीदार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा बच्चों, मूली एवं गोभी के बीच पहला इंटरजेनेरिक यानी अंतर जेनेरिक संकर बनाया था। किसने बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूली एवं गोभी के बीच पहला
इंटरजेनेरिक हाइब्रिड किसने बनाया था, कौन से साइंटिस्ट थे और कब बनाया था, ये भी क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों। तो कब बनाया था और किसने बनाया बताइए आप लोग। रिम्पू 1890 ने, हल 1945 ने, एडम 1982 ने, या कारपेको, इनका पूरा नाम है कारपेंको 1927 ने। तो बताइए मूली एवं गोभी का जो क्रॉस कराया था वो इंटरजेनिक था, क्योंकि एक ही जाति की हैं दोनों का कुल एक ही है, क्रूसिफेरी कुल में आते हैं मूली और गोभी, तो इंटरजेनेरिक बोला जाएगा, है ना। तो किसने कराया था, याद रखना, कारपेंको 1927, कारपेंको 1927 ने क्रॉस कराया था। बायोलॉजी की क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छी प्रकार से आपको आना ही चाहिए इनको, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, और नहीं पढ़ रहे हैं तो देख लो भैया। टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रियम है, टिट्रिकम कर लेना इसको, है ना। टिट्रिकम, ये गेहूं का बोटनी नाम होता है। टिट्रिकम एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या होती है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, टिट्रियम एस्टिवम लिख रहा है तो टिट्रिकम होना चाहिए, एस्टिवम के भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। याद रखना एम्ब्रियो जो होता है ना उसमें गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 44, 63, 65, 67। बताइए बच्चों कितने होते हैं। वैसे आप सोच रहे हो कि सर जो गेहूँ होता है उसमें तो हमने गुणसूत्र पढ़े हैं कितने, 42। अब 42 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या 44 सही होगा, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर सही होता है बच्चों टिट्रिकम एस्टिवम में 63 भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना भ्रूणपोष में आपके 63 आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र संख्या होती है ना। तो कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा याद आप लोग जरूर रखेंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका ग्लिरिसिडिया स्पीसीज का उपयोग होता है। ओहो हो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ग्लिरिसिडिया स्पीसीज एक है, इसका उपयोग किया जाता है किसमें, हरी खाद के रूप में करते हैं या हरी पर्ण खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, या ये दो भी दोनों ही सही हैं, या डी इनमें से कोई नहीं है। बच्चों अगर आंसर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा बच्चों, ग्लिरिसिडिया जो स्पीसीज है आपकी, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका उपयोग हरी पर्ण खाद, मतलब इसकी पत्तियों का उपयोग हरी खाद के रूप में करते हैं। ध्यान रखना इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, इनका उपयोग हम लोग ग्रीन मैन्योर के रूप में खेत में करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ये तो आप बता ही दोगे, बताइए। मोलिब्डेनम एक पोषक तत्व है, इसकी कमी से क्या होता है। देखिए रोग होता है जनरली, कौन सा रोग होता है वो भी बता दीजिए भैया। फूल गोभी में भिपपुक्ष, टमाटर में तप्त रोग, नींबू वर्गीय पीला धब्बा रोग, या ये सभी आपके मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं। ध्यान रखना फूल गोभी में कॉलीफ्लावर का जो विप्टेल डिजीज होता है, इसको हम भिपपुक्ष कह रहे हैं ना, इंग्लिश नेम थोड़ा सा याद रखना, विप्टेल। कॉलीफ्लावर और विप्टेल जो होता है डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनम की कमी से ये होता है। ठीक है ना, आपको पता ही है कि मोलिब्डेनम एक पोषक तत्व है, उसकी कमी से ये रोग होता है। आ जाइए नेक्स्ट आपकी, मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है। ये तो सिंपल है, मैग्नीशियम किसका अवयवी भाग है, पॉलीराइजोम्स, राइबोसोम्स, गुणसूत्र का, पर्णहरित का, या ये सभी। तो मैग्नीशियम एक पोषक तत्व है और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सबको मालूम होगा, द्वितीयक पोषक तत्व है। 12th में बहुत अच्छी प्रकार से मैं इसको पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये आपको पता है किसका पार्ट है, सब जानते हैं, ये आपका पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का पार्ट है। आपको पता है कि क्लोरोफिल जो होता है इंग्लिश नेम है पर्णहरित का, और मैग्नीशियम इसको बनाने में सहायता करता है, सिंपल सा है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस यानी NPB का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। चना फली छेदक के लिए, धान की गंदी बग के लिए, गन्ने के पायरेले कीट के लिए, या इन सभी के लिए। तो याद रखना, बता सकते हैं वैसे आप लोग, बताइए कौन सा होगा आंसर, क्या होगा, ABCD। तो इसका आंसर सही होगा बच्चों आपका, याद रखें आप लोग, चना का फली छेदक। जी हाँ बच्चों, जो कि महत्वपूर्ण कीट है आपका चने का फली छेदक, आपका NPB के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस वायरस के द्वारा हम लोग चना का फली छेदक रोग कीट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे।
10वां है बच्चों, धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे। धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे, मतलब धान एवं आलू जो होते हैं ना, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आपको देना ही चाहिए बच्चों, सिंपल है। अब धान का सबको पता ही है, अब वहाँ पर आलू और बन बैठा है ना, आलू और है, ध्यान रखना, धान आलू और एक चाय और है। ये आपके ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। किसके रूप में? अमोनिया। और बाकी जितनी भी फसलें हैं सब क्या करती हैं? नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। सिर्फ धान, थोड़ा सा आलू, ये दोनों, धान तो लेती है कंप्लीटली, आलू भी थोड़ा बहुत मान लीजिए, लेकिन धान की फसल कंप्लीटली नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अल्प प्रदीप्त काली पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन होगा। शॉर्ट डे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें फ्लावरिंग होगी जब क्या होगा? जब रातें अल्पकालिक, मतलब जब रातें छोटी हों तब, दिन दीर्घकालिक हों तब, या रातें दीर्घकालिक हो तब, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। अल्प प्रदीप्त काली, शॉर्ट डे जो प्लांट्स होते हैं, आपको पता होगा 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, जिसमें आपके शॉर्ट डे, लॉन्ग डे प्लांट्स और डी न्यूट्रल प्लांट्स। तो 3 टाइप्स के आपके प्लांट्स होते हैं, उसमें से आपको बताना है उनमें फ्लावरिंग के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए। समझ सकते हैं आप लोग। तो उनके लिए रातें बड़ी बड़ी चाहिए। दीर्घकालिक का मतलब होता है रातें उनके लिए बड़ी, शॉर्ट डे प्लांट्स है ना, तो रातें तो बड़ी बड़ी चाहिए उनके लिए। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका 11वां क्वेश्चन के बाद आता है 12वां क्वेश्चन, और 12वां है, छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी। जी हाँ, जब हम यूरिया को छिड़क कर देते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेट है, तो कंसंट्रेट सीमा होगी, अधिकतम पूछना है, वो भी देखिए मैक्सिमम कंसंट्रेट जो लिमिट है वो कितने परसेंट होगी। 6%, 8%, 4%, इस तरह की कोई सीमा नहीं होती है। लगाइए दिमाग, अगर आपको मालूम हो तो अच्छी बात है। तो ध्यान रहे, छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम हाईएस्ट कंसंट्रेट लिमिट होती है 6%। कितनी परसेंट होती है बच्चों? 6% आपके लिए ये होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न है, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता में क्या होगा। जी हाँ, अगर हमारी मिट्टी में मॉइस्चर यानी पानी बढ़ जाता है, नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो मृदा की जो ऊष्मीय चालकता है, जो इतनी कंडक्टिविटी है, उसमें क्या होता है? वो घटेगी या बढ़ेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। मृदा में जब नमी की मात्रा बढ़ती है तो मृदा की ऊष्मीय चालकता हमेशा, ध्यान रखें, बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ऊष्मीय चालकता जो होती है वो हमेशा बढ़ती है अगर मृदा में नमी की मात्रा, पानी भर दिया जाए तो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर से युक्त भारी जो मृदा है, हैवी सॉइल्स है, उसकी ऊष्मीय चालकता क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आप पानी की बात कर रहे थे, नमी की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या कह रहे हो? उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की ऊष्मीय चालकता क्या होगी? कम होगी, अधिक होगी, कोई संबंध नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, आपको बताना है। बताइए आप लोग, आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान रखें, उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की ऊष्मीय चालकता होगी कम। ध्यान रखें, नमी होगी तो हमेशा ऊष्मीय चालकता ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स, भारी मृदा है, हैवी सॉइल्स है, तो उसकी हमेशा ऊष्मीय चालकता क्या होती है? कम होती है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप लोग, VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा किसने दी थी? VLW बताइए आप लोग। वैसे VLW जो है ना, विलेज लिंकेज प्रोग्राम से संबंधित है। उसकी जो बहुउद्देशीय कंसेप्ट था वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत दिया गया? आप लोग बता सकते हैं। एक्सटेंशन से संबंधित प्रश्न है, पहला था और ये 15वां है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा, इटावा अग्रगामी प्रोजेक्ट द्वारा, या इटावा अग्रगामी योजना द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा। तो बच्चों आपको बताना VLW विलेज लिंकेज जो प्रोग्राम है उससे संबंधित योजना है, उसका बहुउद्देशीय जो कंसेप्ट था ना वो था आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ध्यान रखें, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसकी अवधारणा दी गई थी। ध्यान रखें ये बात। और प्रोजेक्ट आपका 1948 में स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखें, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1948 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। बताइए कौन सा पोषक तत्व के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। ध्यान रखें, जिंक या तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं, या मैग्नीज, और डी है एल्यूमिनियम। ए जस्ता, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी एल्यूमिनियम। काली मृदा का काला रंग किस तत्व की मात्रा अधिक होने पर हो जाता है? तो याद रखें आंसर सही है मैग्नीज। मैग्नीज की अधिकता के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 17वां आपका प्रश्न है बच्चों, पूरक वृक्ष। जी हाँ, शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है। पूरक वृक्ष कौन सी व्यवस्था से जुड़ा है बताइए? स्क्वायर मेथड, वर्गाकार व्यवस्था, विकर्ण यानी कुंकेश अवस्था, समोच्च परिरेखा व्यवस्था, और लास्ट है षटकोणीय व्यवस्था। इसको हेक्सागोनल मेथड्स के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है बच्चों, पूरक वृक्ष एक बीच में जो पौधा लगाया जाता है, जनरली पौध रोपते हैं हम लोग जब भी पौधा लगाते हैं, गार्डन्स लगाते हैं, तो जिसमें बगीचा लगाया जाता है और जिसमें पौधों को रोपा जाता है। तो कई तरह के मेथड हैं। स्क्वायर मेथड है आपका, विकर्ण कुंकेश मेथड है, समोच्च है, और षटकोण यानी हेक्सागोनल मेथड है। तो बताइए किससे संबंधित है, किसमें पूरक वृक्ष लगाया जाता है? बताना आप लोग। आंसर सही होगा इसका, बिल्कुल बच्चों सही है आपका डी आंसर, षटकोणीय व्यवस्था हेक्सागोनल मेथड में बीच में एक पूरक पौधा लगाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 18वां प्रश्न है, रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त है? जी हाँ, रस चूसने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उसमें से कौन सा विष समूह उपयुक्त है, मतलब उनके लिए कौन सी दवा उपयुक्त कर सकते हैं जो कि बेस्ट है? उसको अमाशय विष उपयुक्त है, या विषचारा उपयुक्त है, दैहिक सर्वांगी विष, या स्पर्शी विष? ए नंबर अमाशय विष, बी नंबर विषचारा, सी दैहिक या सर्वांगी, और डी है स्पर्शी। तो रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त होता है बच्चों? याद रखना, जो कीट रस चूसते हैं उनके लिए दैहिक सिस्टमैटिक जो आपका विष होता है, सिस्टमैटिक पॉइजन्स होता है ना, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि जैसे ही कीट रस को चूसता है और उसके अंदर जहर रहता है और तो वो उसको अंदर पहुंचेगा तो पूरी तरीके से जो एक इंसेक्ट है वो मर जाता है। ये जहर सबसे आपका बेस्ट रहता है रस चूसक कीटों के लिए। ठीक है, चलिए 19वां आपका प्रश्न है, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैक्टीरिया को मारने वाले जो वायरस हैं उनको क्या कहते हैं? उनको प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं। बी है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सी है ए तथा बी दोनों ही हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं बच्चों? याद रखना, वो है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। आपको पता है बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, ये गंगा नदी जो है ना उसमें पाया जाता है और गंगा के पानी को खराब होने से बचाता है। हम गंगा जी का पानी भर के लाते हैं और वो ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को सड़ा देते हैं, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम ये बैक्टीरियोफेज करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका बच्चों 20वां प्रश्न, लाल मृदा में लाल रंग का कारण है। जी हाँ बच्चों, रेड जो मिट्टी होती है, लाल जो मिट्टी होती है, उसका लाल रंग क्यों होता है? लोहे के व्यापक प्रसरण के द्वारा, भी है लोहे की अधिक मात्रा के कारण, या तांबे की अधिक मात्रा के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको बताना है लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है? लोहे का व्यापक प्रसरण, लोहे की अधिक मात्रा, तांबे की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका सही होना चाहिए। और जी हाँ बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लोहे का व्यापक प्रसरण जो होता है ना, उसके कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों,
21वां प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर का तय लक्ष्य था। तो ये तो अगर आपको मालूम होगा तो ही जवाब दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। 9%, 8%, 10% या 11%। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी में आपका एनुअल ग्रोथ जो रेट था उसका कितना लक्ष्य रखा गया, कितना उद्देश्य रखा गया, तो ध्यान रखना 10वीं में 10%, भूलना नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इंडियन इकोनॉमी को एनुअल जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी रखी गई, 10% रखी गई थी। 22वां पॉइंट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब इंदिरा गांधी जी के ज़माने में हुआ था। और कब हुआ था बताइए आप लोग? 19 जून 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 अगस्त 1969 को, या 2 अक्टूबर 1970 को। बहुत अच्छा। तो बच्चों का दिमाग कहाँ से आ रहा है बताइए आप लोग? अगर आपको याद, देखो ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, अगर आपको मालूम है तो ही आप लोग सही कर पाते हो, अन्यथा आप लोग को बहुत ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 को। विशेष आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं, जो नियमित इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन है। नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं खरीद मूल्य को, समर्थन मूल्य को, पारिश्रमिक मूल्य को या उचित मूल्य को। तो ध्यान रखें, नियमित जो बाजार होते हैं वो हमेशा उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं। कौन सा मूल्य? उचित मूल्य हमेशा आपके सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है। यदि हम गन्ने में नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादा करें तो उसके प्रकोप से क्या हो जाता है? सफ़ेद मक्खी का अटैक हो जाता है, या आप लोग बताएं तना छेदक का हो जाता है, पायरेला का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कीट अटैक कर देता है यदि हम लोग ज़्यादातर नाइट्रोजन का उपयोग खेत में करें, गन्ने की फसल में करें? मुख्यतः बताना है आप लोगों को। आंसर आपका सही होना चाहिए बच्चों, और आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जी हाँ बच्चों, किसका प्रकोप बढ़ जाता है? तो ध्यान रखें, पायरेला जो कीट है, जो कि गन्ने का प्रमुख कीट कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम पायरेला परप्यूसिल्ला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इंसेक्ट है, जो कि गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। रोडेंट में आते हैं, रोडेंट में कौन कौन आते हैं? चूहा एवं छछूंदर, चूहा एवं गिलहरी, चूहा गिलहरी एवं छछूंदर, या चूहे। ये छंडूदर नहीं है, ये छछूंदर है, गलत लिखा हुआ है। छछूंदर का मतलब होता है ये बिल्कुल सेम टू सेम चूहे जैसी होती है, चूहे से छोटी होती है, और जो है जो भी नुकसान पहुंचाती है, तो वो रोडेंट के अंतर्गत आती है। कौन कौन आते हैं? ध्यान रखें आप लोग, चूहा, गिलहरी और छछूंदर, ये तीनों ही आपके रोडेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैसे रोडेंट का मतलब चूहा होता है, रेट जो होता है ना, तो इसमें आपके तीनों ही आते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण क्या है? किसी खेत में, मतलब गेहूं के खेत में लगता है करनाल बंट, है ना, तो गेहूं के खेत में करनाल बंट यदि रोग लगा है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो दुर्गंध किस कारण आती है वो बताना है आपको, क्योंकि फार्मेलिन के कारण आती है, या ट्राई मिथाइल एमीन के कारण आती है, या फिनाइल एलेनाइन के कारण आती है, या लाइसिन के कारण आती है। बहुत अच्छे बच्चों, इसका आंसर आप बिल्कुल सही दे पा रहे हो, ट्राई मिथाइल एमीन के कारण आती है। ट्राई मिथाइल एमीन के कारण आपके करनाल बंट जो रोग है उसके द्वारा आपके आती है। ध्यान रखें, दुर्गंध उसी के कारण आती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मृदा में जिंक की विषाक्तता कम करने के लिए मिलाते हैं। जी हाँ, अगर मिट्टी में जिंक की मात्रा ज़्यादा है तो वो विष का काम करती है, तो उसकी विषाक्तता को कम करने के लिए उसमें क्या डालते हैं बताना है आपको। तो ध्यान रखें बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे बताइए आप लोग? ए सुपर फास्फेट, बी यूरिया, सी CAN, सी यानी कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको, जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखें बच्चों, सुपर फास्फेट जो होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 28वें प्रश्न की, विशीर्षीकरण एवं विसरंगीकरण प्रकार हैं। देखो हिंदी एकदम, देखो कितनी हिंदी, अगर इंग्लिश में समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से। विशीर्षीकरण एवं विसरंगीकरण किसके प्रकार हैं? प्रूनिंग नहीं, इसको प्रूनिंग कर लीजिए। प्रूनिंग के प्रकार हैं, या मुकुलन के प्रकार हैं, ट्रेनिंग के प्रकार हैं, या कलम बांधने के प्रकार हैं?
विशीर्षीकरण एवं विसंगीकरण। तो ध्यान रखें आप लोग, विशीर्षीकरण एवं विसंगीकरण जो प्रकार हैं, ये जो आपके किसका प्रकार है, ट्रेनिंग का प्रकार। ट्रेनिंग जो की जाती है पौधों की जनरली, जो आपके उद्यान वाले पौधे होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है, प्रसार शिक्षण विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है। प्रसार शिक्षण की विधियाँ होती है, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं, समूह में हम संपर्क करें। संगोष्ठी बिल्कुल है, खेत भ्रमण बिल्कुल है, फ्लैश कार्ड, ये फ्लैश काई नहीं है, इसको कार्ड बोला जाता है, फ्लैश कार्ड या प्रदर्शन, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। फ्लैश कार्ड जो है आपका, ये समूह संपर्क की विधि नहीं है, बाकी तीनों आपकी समूह संपर्क की विधि है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30वां आपका बच्चों प्रश्न है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या। बहुत अच्छा, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसकी जो मूल इकाई है वो क्या है। एक गांव, एक सामुदायिक विकास खंड, सी है एक परिवार और डी है एक जिला। तो बताना है आपको, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम IVLP जो होता है ना आपका, वो उसकी मूल इकाई क्या है। ध्यान रखें बच्चों, उसकी मूल इकाई है एक परिवार। क्या इकाई है, मूल एक परिवार है। मूल इकाई जो विकास क्रम की मूल इकाई क्या है, यूनिट एक परिवार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। जी हाँ, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1969, 1961 में, 1965 में या 1960 में। कृषि मूल्य आयोग, इसको CACP भी बोलते हैं, आपके मालूम होगा। तो एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट प्राइस जो 24 फसलों पे आपको मालूम है, जो सरकार तय करती है किसी भी फसल की बुआई के बाद, तो वो कब स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है आपको बच्चों, बताना है। 1969, 61, 65, 60, 65 कब हुई थी, 1965 में। 31 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 32वें प्रश्न की ओर, और 32वां प्रश्न है 1969 में, वर्ष 1969 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए क्या किया गया, उत्परिवर्तन के लिए किया गया, आनुवांशिक कूट यानी कोड, जो आनुवांशिक कोड दिया गया था ना, आपको मालूम होगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो आपका पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, सम्मानित किया गया था, उनके लिए गर्व की बात थी। तो ध्यान रखें, किस लिए, आनुवांशिक कोड के लिए। ठीक है ना, मानित किया गया था। 33वां प्रश्न शुद्ध वंश क्रम है, समांगी एवं समीगुंजी, समांगी एवं विषमयुग्मजी, विषमांगी एवं समीगुंजी, विषमांगी एवं विषम युग्मजी। बड़ा खतरनाक है। शुद्ध वंश क्रम होता है ना बच्चों, बता ही देता हूँ, समांगी एवं समीगुंजी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। NADP है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या पायरोबिक एसिड है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आपने पढ़ी होगी, आपको मालूम होगा, बायोलॉजी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो है आपका पायरोबिक एसिड। कौन सा है बच्चों, पायरोबिक एसिड। आगे बात करें, शंकर कपास के जनक कौन है, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, HS सल, GH हल, CT पटेल या BP पॉल। सबको मालूम है, हाइब्रिड कॉटन के जो फादर हैं वो हैं आपके, मालूम होना चाहिए, CT पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 36वां है, जीन प्रारूपों की अनुकूलता बढ़ती है शुद्ध वंशाक्रम विधि द्वारा, वंशावली विधि द्वारा, पुंज विधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जीन प्रारूपों की अनुकूलता जो बढ़ती है वो आपको बताना है, बढ़ती है पुंज विधि द्वारा। किसके द्वारा, पुंज विधि द्वारा। प्रतीप संकरण विधि में ग्राह्य जनक को क्या कहते हैं। प्रतीप संकरण यानी बैकक्रॉस जो होता है ना, बैकक्रॉस मेथड में ग्राह्य जनक जो होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, आवर्ती जनक, अनावर्ती जनक, दाता जनक या इनमें से कोई नहीं।
तो बैक क्रॉस में आपको मालूम ही है कि जो ग्राह्य जनक है उसको आवर्ती जनक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? आवर्ती जनक उसको कहा जाता है। नरबंधता, मेल स्टेरिलिटी बढ़ती है। कैसे? अंतः प्रजनन से, बाह्य प्रजनन से, समांगता से, या इनमें से कोई नहीं। मेल स्टेरिलिटी, मेल प्रजनन योग्य नहीं रहता है, किसके द्वारा? अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, समांगता, या इनमें से कोई नहीं। पता होना चाहिए आपको, याद रखें, समांगता से मेल स्टेरिलिटी हमेशा बढ़ती है। स्वस्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य को, स्वस्थानिक संरक्षण कंजर्वेशन में जनन द्रव्य को संरक्षण किया जाता है। जीन बैंक में, प्राकृतिक अवस्था में, ये तथा भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, प्राकृतिक अवस्था में। किसमें? प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूमि की नमी मापी जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि की नमी मापने का यंत्र कौन सा है? तो बता सकते हैं आप लोग, हाइग्रोमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर, या रेन गेज। सब जानते हैं कि जो रेन गेज होता है इससे वर्षा मापी जाती है, और आपका जो हाइग्रोमीटर होता है इससे आपका वाटर की जो इलास्टिसिटी होती है उसको मापा जाता है, जल तनाव बोलते हैं उसको, या उसका प्रेशर मान लीजिए आप लोग। टेंसियोमीटर, इसका आंसर सही होगा आपका टेंसियोमीटर, जो कि मृदा की नमी मापने का एक यंत्र होता है। ठीक है ना। चलिए, हाइग्रोमीटर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका देख लेना आप लोग। हाइग्रोमीटर आई थिंक वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? बैरोमीटर होता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, हाइग्रोमीटर का ध्यान रखना। पोटोमीटर का उपयोग आई थिंक ये आपका पौधे के लिए मापा जाता है, क्या मापा है मैं तो भूल गया, ये याद ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग दो कंफर्म है, एक तो टेंसियोमीटर जो कि भूमि की नमी मापता है, और जो रेन गेज है ये वर्षा मापी यंत्र होता है। पोटोमीटर और हाइग्रोमीटर है, इनको थोड़ा सा देख लें आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए करते हैं क्या? स्वपरागण, मुक्त परागण, शीर्ष संकरण, इनमें से कोई नहीं। तो संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए करते हैं स्वपरागण। क्या करते हैं बच्चों? स्वपरागण, यानी सेल्फ पोलिनेशन किया जाता है। मुक्त परागित समष्टि को क्या कहते हैं? यादृच्छिक संगम समष्टि, मेंडेलियन समष्टि, सार्वमिश्रित समष्टि, या समी। तो ध्यान रखना, मुक्त परागित समष्टि को हमेशा कहा जाता है, ध्यान रखें, ये सभी कहा जाता है। साफ शब्द में तो ये मेंडेलियन भी आते हैं, तीनों ही नाम से मुक्त परागित समष्टि को जाना जाता है। बिंदु स्राव का कारण क्या? बिंदु स्राव सब लोग जानते होंगे क्या होता है, गटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। गटेशन का मतलब होता है कि पौधों के द्वारा पौधों की पत्तियों में कुछ पानी लिक्विड के रूप में निकल आता है, उसको गटेशन या बिंदु स्थापन कहते हैं। और ये कारण क्या है? मूलदाब, प्रकाश संश्लेषण, परासरण, या बाष्पोत्सर्जन। सब लोग जानते हैं इसका कारण होता है रूट का प्रेशर। रूट प्रेशर के कारण हमेशा पौधों की पत्तियों से लिक्विड के रूप में पानी निकल आता है। नेक्स्ट है आपका मेंडेलियन समष्टि का अर्थ क्या है? तो मेंडेलियन समष्टि का अर्थ स्वपरागित समष्टि, अंतःप्रजात समष्टि, यादृच्छिक संगम समष्टि, या संकर समष्टि। तो मेंडेलियन समष्टि का अर्थ है यादृच्छिक संगम समष्टि। ठीक है। इसके बाद है, यदि मूल्य में परिवर्तन 1% हो और मांग में, यानी जो डिमांड में परिवर्तन 1% हो, दोनों में 1-1% हो रहा है, तो मांग कहलाएगी लोच, पूर्ण लोच, अलोच, या इकाई लोच। सब जानते हैं 1% परिवर्तन और 1% मांग में परिवर्तन, तो उसको इकाई लोच कहते हैं। क्या कहलाती है वो लोच? इकाई लोच कहलाएगी। 1/1 दोनों को बराबर हो रहा है इसलिए। यदि विस्थापन अनुपात मूल अनुपात के बराबर है तो लागत क्या होगी? अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी, बढ़ेगी, या घटेगी। यदि विस्थापन अनुपात मूल अनुपात के बराबर हो तो लागत अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी, बढ़ेगी, या घटेगी। तो ध्यान रखें, हमेशा लागत अधिकतम होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, गेहूं के शिथिल कंडुआ के नियंत्रण के लिए बीज उपचार होता है। शिथिल कंडुआ जो होता है उसके नियंत्रण के लिए किससे हम बीजों को, गेहूं के बीजों को उपचार करते हैं? कैप्टान, थायराम, बीटावैक्स, या एगलाल। सभी आपकी फफूंदनाशी दवा है, और नियंत्रण करने के लिए मोस्टली प्रयोग किया जाता है, जो दवा बताना है आपको वो है वीटावैक्स। कौन सी दवा? वीटावैक्स का मोस्टली कंडुआ के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। डायवंड मैकमोथ कीट किसका है? डायवंड बैकमोथ, मटर का, टमाटर का, फूल गोभी का, या लौकी का।
तो डायमंड बैकमोथ आपको पता है क्रूसीफेरी कुल का, यानी सरसों का सबसे मुख्य कीट है। और सरसों वाली इसमें एक ही फसल है, इसका नाम फूल गोभी, इसका कुल क्रूसीफेरी है। सिंपल सा आपका इसका आंसर है। ऊतक 6 शब्दावली संकेत करती है। ऊतक 6 शब्दावली, सब जानते हैं ऊतक यानी ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिकाओं के मृत होने को, अंगमारिता को, कुंचन को या क्षीणता को। सिंपल सा है, ऊतक 6 शब्दावली का संकेत करती है कोशिकाओं के मृत होने को। ठीक है, लास्ट आपका ये क्वेश्चन है, कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कीटनाशक दवा जो प्रयोग की जाती है दीमक के कंट्रोल के लिए? कार्बोफ्यूरान, मेटास्टॉक्स, क्लोरोपायरीफॉस या फोरेट। सब जानते हैं दवा है क्लोरोपायरीफॉस, इसका प्रयोग दीमक के नियंत्रण में करते हैं। ठीक है बच्चों, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 50 में से मैं तो ये कह रहा हूँ इतना टफ आपका ये पेपर था, ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट। 50 में से 30 भी आपने कर ली ना, तो मैं मानता हूँ कि आपकी तैयारी फिर भी ठीक है। 30 भी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का आपका प्रैक्टिस था। अच्छा लेवल का, कुछ 8-10 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे। पीएटी लेवल के क्वेश्चन थे आपके, है ना, आईसीआर लेवल के क्वेश्चन थे, जो कि बेहतरीन आपके पूछे ही जाते हैं। लेवल से पेपर आ रहे हैं आजकल, इजी पेपर कहीं नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छी प्रकार से पढ़े रहेगा और पढ़ते रहेगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप ज़रूर बताइए, मुझे ज़रूर बताइए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।